हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सुबोधराज। आइए दोस्तों, तो अब हम आज के क्लास में हम लाभ तथा हानि का तीसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बट्टा स्पेशल वाला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बट्टा स्पेशल वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। एक व्यापारी जो है अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टा पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों, अंकित मूल्य क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है। कोई दुकानदार जब कोई वस्तु खरीदता है तो वह उस वस्तु पर कुछ जो मूल्य है वह अंकित करता है। उस वस्तु पर कुछ मूल्य लिखता है अपने तरफ से, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। कोई दुकानदार जो वस्तु खरीद के लाता है बेचने के लिए, उस पर जो वो अपनी तरफ से जो अंकित मूल्य लिखता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि मूल्य जो है अंकित भी आता है, मूल्य जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिख करके भी आता है, ठीक है। तो उसको भी अंकित मूल्य कह सकते हैं। जो कंपनी की तरफ से मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP लिखा होता है, वो भी उसको भी अंकित मूल्य कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। चलिए दोस्तों, क्रय मूल्य हमको पता नहीं है तो 100 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 100 पर परसेंटेज निकालना इजी होता है। जितना परसेंट होता है उतना ही बढ़ाया घटा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या किया कि व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, 20% अधिक अंकित करता है तो 100 रुपया का 20% तो 20 रुपया होता है। यानी वो उस वस्तु पर 120 लिख दिया है, अंकित कर दिया है। कितना? 120, क्योंकि 20% अधिक अंकित कर दिया है। तथा इसे 10% बट्टा पर बेचता है। अब दोस्तों, सेलिंग प्राइस जो है, जो अंकित मूल्य जो वस्तु पर दाम लिखा होता है, तो हम उससे जब डिस्काउंट मांगते हैं कि हमको 10% डिस्काउंट दीजिए, तो जो वस्तु पर दाम लिखा होता है, मूल्य अंकित होता है, उसी पर बट्टा लगता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर ही हमेशा बट्टा लगता है, ठीक है। तो ये जो अंकित किया गया मूल्य 120 रुपया, 100 रुपया के सामान खरीदा था, 120 रुपया अंकित कर दिया, क्योंकि उसको 20% अधिक अंकित करना था। अब इस पर कह रहे हैं कि हम 10% बट्टा देंगे। अब दोस्तों, 120 रुपया पर 10% बट्टा कितना होगा बताइए? 120 रुपया का 10% कितना होता है? जब भी 10% निकालना होता है, एक अंक वाला दशमलव देते हैं, यानी कि 12 रुपया हो जाएगा। 12.0 यानी 12 रुपया। यानी दोस्तों, इस पर बट्टा देना यानी कि डिस्काउंट देना, यानी 12 रुपया इसमें छोड़ देगा 120 में से। यानी वो बेचेगा कितना दोस्तों बताइए? 108 रुपया में। 100 रुपया का सामान था, 120 रुपया उस पर लिख दिया, यानी कि अंकित कर दिया, वो उसका अंकित मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि हम 10% छूट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो 120 रुपया के सामान 10% छोड़ेंगे तो 120 का 10% होता है 12 रुपया। 12 रुपया छोड़ दे 108 रुपया में बेच दिया। यानी 100 रुपया का उसका सामान था और बेचा कितना में? 108 में। तो उसको कितना लाभ हुआ बताइए? 100 रुपया का सामान था, 108 रुपया में बेच दिया। तो 100 पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना बहुत ईजी होता है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, लाभ या हानि परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। लाभ या हानि परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। तो 100 पे निकालेंगे तो 100 से 8%, 8 रुपया जो है 100 रुपया कितना परसेंट है? 8% है, यानी कि 8% उसको लाभ होगा। ऐसे अगर लाभ परसेंट निकालना है तो एक और फॉर्मूला होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 8% निकल जाएगा, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 35% लाभ हो। एक दुकानदार है जो अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसको कितना लाभ हो? 35% लाभ हो। परंतु नकद देने पर वह 10% बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? जस्ट इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उससे 35% लाभ हो। अब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया, ठीक। दुकानदार था, उसका क्रय मूल्य था 100 रुपया, उस पर मूल्य इस प्रकार अंकित करना है उसको कि 35% उसको लाभ हो। यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 100 रुपया पे 35% बढ़ जाएगा, 135 हो जाएगा। 100 रुपया हम लेते हैं इसलिए ताकि इस पर परसेंटेज निकालना बहुत ईजी होता है। जितना परसेंट अधिक करना होता है उतना ही बढ़ाना होता है, ठीक है। 100 रुपया का 35% 35 रुपया ही होता है। 100 रुपया का 20% 20 रुपया होता है, इसलिए हम 100 रुपया मान के चलते हैं, ठीक है। तो 135 रुपया वो उस वस्तु पर मार्क कर दिया, यानी कि अंकित कर दिया, ठीक। परंतु नकद देने पर 10% बट्टा देता है। कोई दुकानदार के यहाँ कोई ग्राहक आता है, वो कहता है कि हम आपसे नकद लेंगे, उधार नहीं लगाएंगे, तो बोलता है ठीक है, आपको हम 10% बट्टा देंगे। बताइए, 10% बट्टा देने पर इस मूल्य पर हमेशा बट्टा किस पे लगता है दोस्तों? हमेशा बट्टा अंकित मूल्य पे लगता है। किस पे लगता है बताइए?
अंकित मूल्य पर। और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे लगता है। तो 135 रुपया जो अंकित मूल्य है उस पर 10% बट्टा दे देगा। तो 10% कितना होगा बताइए दोस्तों? 135 का 10%, एक अंक का दशमलव दीजिए, 13.5 रुपया, यानी 13.5 रुपया उसको छोड़ देगा। जो वस्तु पे दाम लिखा हुआ था 135 रुपया, ये खुद दुकानदार ने लिखा था, उस पर 10% छोड़ दिया तो कितना घट जाएगा बताइए? 13.5 रुपया घट जाएगा। तो 135 में 13.5 रुपया घट जाएगा तो 121 रुपया बन जाएगा। 22 और 3 25 10 35, 121 रुपया बच जाएगा। अब दोस्तों 100 रुपया में वो खरीदा था सामान दुकानदार और बेच दिया 10% बट्टा देने के बाद भी 121 रुपया में, तो उसको लाभ कितना हुआ? 21.5 रुपया। 100 रुपया का सामान 121 रुपया में बेचा है, 21 रुपया लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत भी 21.5% ही होगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपया पे लाभ प्रतिशत उतना ही होता है जितना लाभ होता है। 100 रुपया पे लाभ प्रतिशत उतना ही होता है जितना लाभ होता है, या फिर हानि प्रतिशत उतना ही होगा जितना हानि होगा, इसलिए 100 रुपया मानते हैं। ऐसे भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत, तो लाभ इतना है 21.5 रुपया, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसलिए दोस्तों क्योंकि 100 से 100 कट जाता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 100 रुपया हम मानवे किया क्रय मूल्य, तो 100 से 100 कट गया, 21.5% बच गया। इसीलिए हम 100 रुपया मानते हैं, ताकि जो लाभ होता है वही हमारा लाभ प्रतिशत हो जाए, या फिर अगर हानि होता है यहाँ पे तो वही हमारा हानि प्रतिशत हो जाएगा, यानी 21.5% इसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर, बट्टा का ही है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि नकद देने के लिए 15% काट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, 90 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। एगो व्यापारी है कि वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, यानी कि इस प्रकार उस पर दाम लिखता है कि नकद अगर कोई ले रहा है तो उसको कह रहा है कि हम 15% आपको छोड़ देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन फिर भी उसको 20% फायदा हो रहा है। और उसका खरीद कितना है? 90 रुपया उसका खरीद कीमत है। चलिए दोस्तों बनाते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 90 रुपया। ठीक, 90 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य पता करना है हमको। 90 रुपया कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। दोस्तों हम बताए थे कि हमेशा लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलता है? लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है। ठीक, और बट्टा कभी भी मार्क प्राइस पे ही निकलता है, अंकित मूल्य पर ही, क्योंकि दुकानदार जो मूल्य अंकित करता है उसी पे छूट देता है। ऐसा नहीं है कि वो जितना में खरीदा है उस पर छूट देगा। कोई भी जितना पैसा में सामान खरीदा है उस पर छूट कोई दुकानदार नहीं देगा, क्योंकि उसको घाटा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो प्राइस बढ़ा करके लिखता है ना उस पर छूट देता है ताकि उसको फ़ायदा होता रहे। चलिए दोस्तों, तो 90 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य ये लिखा हुआ है 90 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु। ठीक है, और कह रहा है कि 15% काट देने के बाद ये 20% लाभ कमाता है। अब दोस्तों 90 रुपया उसका क्रय मूल्य है और 20% उसको लाभ कमाना है। 90 रुपया क्रय मूल्य और 20% लाभ कमाना है। आप जानते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे। तो 90 रुपया का वस्तु है, 20% लाभ होगा, तो बताइए इस पे 20% एक्स्ट्रा होगा ना। 90 रुपया का वस्तु है, 20% लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए? 90 रुपया का 20% कितना होता है बताइए? 10% होगा, एक अंक दशमलव देने पर 9 रुपया, तो 20% कितना होगा? 9 दूना 18 रुपया, यानी इसमें 18 रुपया बढ़ जाएगा, तो 90 18 कितना हो जाएगा? 108 रुपया, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 108 रुपया। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या बताए थे बताइए? क्रय मूल्य 90 रुपया है, उसमें क्या करते थे? विक्रय मूल्य के साथ 100 रहता है ना, क्रय मूल्य के साथ 100 नहीं रहता है, तो 100 क्या होगा? नीचे होगा। ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? 20% है लाभ, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100 + 20 यानी 120 हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20 × 25 100, 20 × 6 से 5 × 18 90, 18 × 78 108 रुपया। ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं सूत्र से भी, कि 90 रख दिए क्रय मूल्य और 20% लाभ है, तो 100 तो नीचे रखेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस के साथ 100 गुना होता है, क्रय मूल्य के साथ 100 गुना नहीं होता है। तो 120 हो गया, क्योंकि 20% लाभ था, बटा 100 हो गया। या फिर सिंपल ईजी, अगर आप इसका परसेंटेज निकालने में अगर सक्षम हैं तो ईजी वे में आप, जैसे 100 रुपया कोई वस्तु खरीदे हैं, 10% लाभ है, तो क्या करते हैं हम? 100 रुपया का वस्तु खरीदे, 10% लाभ है, तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया होता है,
तो 10 रुपया जोड़ देते हैं तो 110 रुपया में बेच देता है। उसी तरह से 90 रुपया का वस्तु है और इसको कितना 20% लाभ है, तो इसका 20% हम निकाल लेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो हमको विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य अगर दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालना बहुत ईजी है। क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना ईजी क्यों है? क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसलिए विक्रय मूल्य निकालना बहुत ईजी है। अगर विक्रय मूल्य दिया रहता तो क्रय मूल्य निकालना थोड़ा टेढ़ होता, लेकिन क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसका परसेंटेज निकाल करके उतना जोड़ देंगे तो हमको लाभ प्रतिशत होने पे कितना विक्रय मूल्य होगा पता चल जाएगा। अगर हानि होता 20% मान लीजिए हानि होता तो क्या करते हैं 20% इसमें से घटा देते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमको कॉस्ट प्राइस 90 रुपया दिया हुआ था, इसके आधार पर 20% लाभ था तो 108 रुपया सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब दोस्तों कह रहा है कि जब कोई नकद मांगने आता है वस्तु तो उसको 15% का छूट भी देता है। अब दोस्तों आप बताइए कि 15% छूट देने के बाद वो 108 रुपये में बेच रहा है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बट्टा यानी डिस्काउंट जो है, छूट जो है हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। यानी दोस्तों ये जो 108 रुपया है ना, वो 15% छूट देने के बाद 108 रुपया में वस्तु को बेचा है। जो मार्क प्राइस था उस पर 15% छूट देने के बाद 108 रुपये में बेचा है। यानी दोस्तों इस प्रकार 108 रुपया जो है वो 15% छूट देने के बाद यानी 85% ही 108 रुपया। ये जो 108 रुपया सेलिंग प्राइस है वो 15% छूट देने के बाद है, यानी कि 100% कोई भी चीज़ होता है 15% छोड़ दिया है, यानी कितना परसेंट में बेचा है? ये 85% में बेचा है। यानी 85% 108 रुपया है तो 100% कितना होगा? चलिए दोस्तों काटते हैं इसको। 17 पचे 85, 5 से काटते हैं 17 मरतबे और 5 से ये 20 मरतबे काटते हैं। यानी दोस्तों ये 17 से नहीं कटेगा, 108 गुना 2, 108 गुना 216, 216 यानी 2160 बटा 17, इतना क्या हो जाएगा? 2160 बटा 17 जो है इसका क्या हो जाएगा? वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। 2160 बटा 17 भाग दे दीजिएगा, उतना ही इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए? क्रय मूल्य दिया हुआ था और लाभ प्रतिशत दिया हुआ था। ठीक है, तो क्रय मूल्य से हम लाभ प्रतिशत के आधार पर 20% लाभ करके 108 रुपया निकाल लिए और अंकित मूल्य पूछा रहा है तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? 15% छोड़ने के बाद भी उसको 108 रुपया में बिक रहा है, यानी कि ये 85% ही है। 85% 108 रुपया, तो मार्क प्राइस जो है, कोई भी मार्क प्राइस जो होता है अपने आप में 100% होता है, उस पर जितना छोड़ेंगे उतना परसेंट वो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो 2160 बटा 17 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, एक दुकानदार जो है अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, दुकानदार इसे कितने रुपए में खरीदा? यहाँ पे दोस्तों था कि अंकित मूल्य बताना था, यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है। कितना रुपया में खरीदा क्रय मूल्य बताना है। तो शर्त दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे था अंकित मूल्य बताना और यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्रय मूल्य बताना, इसमें अंकित मूल्य बताना है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर, चलिए दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, यानी दोस्तों अंकित मूल्य हमको पता है, मार्क प्राइस 280 रुपया है। ठीक, दुकानदार इसे कितने रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। अब दोस्तों 10% बट्टा देकर भी, बट्टा हमेशा किस पे लगता है बताइए? बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे लगता है। जो पैसा लिखा होता है वस्तु पर उसी पर दुकानदार छूट देता है, क्रय मूल्य पर कभी भी छूट नहीं देगा। क्यों? अगर क्रय मूल्य पर वो छूट देगा, जितना पैसा में वो सामान खरीदा था उस पर अगर छूट देता है उसको घाटा लग जाएगा। तो 280 रुपया पर 10% बट्टा दे दिया तो कितना होगा दोस्तों? 10% काटिएगा इसमें से तो 10% 28 रुपया होगा। 280 का 28 रुपया कितना होगा? 252 रुपया। 52 8 60 20 80, 252 रुपया में वो बेच देगा। जब 280 रुपया वस्तु पर दाम लिखा हुआ था, अंकित किया हुआ था मूल्य, तो उस पर 10% छोड़ देगा तो कितना में बेचेगा बताइए? 252 रुपया में। अब हमको विक्रय मूल्य पता चल गया, तब कह रहा है कि कितना रुपया में खरीदा, तो क्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य हमको पता है, तो कैसे निकलेगा बताइए? कॉस्ट प्राइस और क्या होता है? एसपी इसके साथ 100 होता है और जय परसेंट लाभ या हानि हो क्या होता है? वो नीचे हो जाता है। तो इसको कितना 26% लाभ है ना, 26% लाभ है तो 126 नीचे हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में 100 साथ में होता है और 26% लाभ है, तो क्या करेंगे? 26% 126 कर देंगे, क्योंकि 100 में 26 और 126 हो जाएगा। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना है बताइए? 252 रुपया आया है हमका हमारा सेलिंग प्राइस। 126 दूना 252 यानी 200
2 गुने 100 यानी 200 रुपया इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। यानी दोस्तों ये जो है दुकानदार 200 रुपया में वस्तु खरीदा है, 252 में बेचा है, ठीक है, जिसके कारण उसको क्या हुआ, 26% लाभ हुआ। 200 का सामान 252 में बेच दिया, 26% लाभ हो गया, ठीक। और 280 में उसका मार्क पहले प्राइस था, ठीक है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि एक ही बट्टा 16% का दे दिया जाए, यानी कि 2 बार 8-8 न दे करके, क्योंकि 2 बार 8-8 मिलने पर भी 16 होता है, तो क्या किया कि पहला बार 8 फिर दूसरा बार 8 न दे करके एक के बार 16% दे दिया जाए, तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि होगा, या फिर होगा कि नहीं होगा, ये भी बता दीजिए। तो दोस्तों सोचिए कि 2 बार अगर 8-8% का बट्टा दिया गया तो क्रमागत बट्टा का क्या फॉर्मूला है, a + b - ab/100, ठीक है। 2 बट्टा अगर दिया जाता है तो क्रमागत बट्टा का सूत्र होता है a + b - ab/100। अब दोस्तों एक के बार 16 दे दिया जाए, एक के बार 16% दे दिया जाए तो क्या होगा, पहले इसका देख लेते हैं। 8 + 8 - 8 × 8/100 यानी 16 माइनस ये 8 × 64 हो जाएगा। 64 में 2 अंक वाला दशमलव देंगे तो कितना 0.64 हो जाएगा, 16, ठीक है, माइनस 8 × 64 होगा ना, 64/100 ही कर देते हैं, 0.64 हो जाएगा ना। 16 में से 0.64 घट जाएगा यानी 15.36। देखिए दोस्तों ये 16 से कम गया, क्यों कम गया बताइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे a + b तो है ही, 8 8 16 तो हो ही रहा है, 8 और 8 16 हो रहा है, एक साथ बट्टा देता तो 8 8 16 होता, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा में क्या है कि -ab/100 घटाना पड़ता है, ab/100 जो है माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ab/100 जो है इसमें a + b में 8 8 16 16 में से ab/100 जो है घटाना पड़ा है, इसलिए क्या हुआ, ये 15.36 रह गया, यानी कि 0.64 इसमें से घटाना पड़ा, ठीक है। तो 2 गो समतुल बट्टा जो होता है, अगर दोनों 8 8 16 जोड़ करके हो रहा है, एक बार 16 दे देगा, तो 2 समतुल बट्टा देने में क्या होता है, 2 अलग अलग बट्टा देने में क्या होता है कि समतुल बट्टा जो होता है वो कम होता है। अगर एक साथ 16% दे दिया जाए तो अधिक बट्टा होगा, ठीक है। एक साथ अगर 16% दे दिया जाए, उससे 2 बार अगर 8-8% दे दिया जाए तो उसमें क्या होगा, बट्टा जो है अधिक होगा, उसका अधिक मतलब कि पैसा डिस्काउंट हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट कम होगा, डिस्काउंट क्या होगा, कम होगा। डिस्काउंट कम क्यों होगा, क्योंकि 15.36%, 2 बार 8-8% अगर दिया तो 15.36% उसको डिस्काउंट देना होगा दुकानदार को। अगर एक के बार 16% दे देता है तो उसको 16% डिस्काउंट देना होगा। तो दुकानदार को फायदा किस में हुआ, दुकानदार को फायदा हुआ कि वो 2 बार 8-8% बट्टा दे, उसमें दुकानदार को फायदा हुआ। और अगर विक्रेता के लिए पूछ रहा है, अगर आपको कहता है ग्राहक के लिए बताइए, तो ग्राहक के लिए फ़ायदा है कि एक के बार 16% का बट्टा ले ले तो ग्राहक के लिए फ़ायदा होगा, उसको ज़्यादा छूट मिल जाएगा। लेकिन दुकानदार को क्या फ़ायदा होगा, 2 बार 8-8% देता है तो दुकानदार को फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा क्यों फ़ायदा हुआ, क्योंकि a + b तो होता ही है, साथ में ab/100 जो है घटाना पड़ जाता है। इससे कारण क्या होता है कि समतुल बट्टा जो है परसेंटेज कम जाता है, तो जब कम छूट देगा दुकानदार तो उसको फ़ायदा होगा ना, ज़्यादा छूट देगा तो ग्राहक को फ़ायदा होगा। तो जब ग्राहक को कब फायदा होगा, जब एक साथ देगा तब, और जब अलग अलग देगा तो विक्रेता को फायदा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करके 10% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। इससे इस वस्तु के मूल्य में कितना % वृद्धि या कमी होगी। क्या हुआ कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था ना, उसको बढ़ा करके 30% एक्स्ट्रा कर दिया गया, क्रय मूल्य को 30% वृद्धि कर दिया गया, और उसके बाद क्या किया कि 10-10% का 2 बट्टा दिया गया। तो वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि या कमी हुआ ये बताना है परसेंटेज में। दोस्तों जो कॉस्ट प्राइस था इसको छोड़ दीजिए, पहले देखिए आप, वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो गया, यानी 30% बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि 10-10% का 2 क्रमागत बट्टा दिया गया, 10% फिर 10%, 30% वृद्धि हुआ तो इसको प्लस कर दिए हैं, और 10-10% का 2 बट्टा दिया गया तो -10-10 कर दिया, ठीक है। दोस्तों आप एक सूत्र पढ़े थे, a + b ± ab/100। उस समय हम बताए थे पिछले क्लास में कि ये जो सूत्र है सब पर काम करेगा। किस पर काम करेगा, अगर कुछ बढ़ा भी दिया जाए और कुछ घटाया जाए, डिस्काउंट भी दे और पैसा बढ़ा भी दिया जाए, फिर भी ये सूत्र काम करेगा, ठीक है। और सिर्फ बट्टा रहे तो
आप a प्लस बी माइनस ए बटा 100 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बट्टा को पॉजिटिव मान के चलना होगा। ठीक है, तो आप इसको लेके चलिए। पहले बट्टा वाला 10% का 2 को बट्टा दिया, उसका समतुल बट्टा कितना होगा बताइए। तो इसको अगर आप चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। 2 को समतुल बट्टा के लिए ही सूत्र होता है, ए प्लस बी माइनस ए बटा 100, यानी 10 प्लस 10, इसको बट्टा को पॉजिटिव मान के चलेंगे तब 10 प्लस 10 माइनस 10 गुने 10 बटा 100। ये 0 0 0 0 कट करने के 10 10 20 माइनस 1 19% हो जाएगा। 19% क्या है दोस्तों, बट्टा है, ये निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, क्यों निगेटिव वैल्यू है, क्योंकि हम बट्टा को पॉजिटिव मान के चले। यहाँ पे अगर माइनस ए माइनस बी करते और प्लस ए बटा 100 करते तो माइनस 10 माइनस 20 होता है और प्लस 1 होता है। माइनस 20 में से प्लस 1 घटता तो माइनस 19% आ जाता। ठीक है, अब दोस्तों समतुल बट्टा हमारा 19% आ गया है, माइनस 19% उसको बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर दोनों रहे, सिर्फ समतुल बट्टा रहे तो आप पॉजिटिव मान के काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ वृद्धि कर दिया जाए और फिर बट्टा दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए, मूल्य में कमी होगा ना डिस्काउंट देने से, तो उसको निगेटिव परसेंटेज मानेंगे। अब दोस्तों दोनों रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए। इसका जो है 19% है, दोनों का समतुल बट्टा 30% बढ़ाया है, तो किस सूत्र का यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले 30% बढ़ा है और बाद में समतुल बट्टा जो 19% घटा है, 19% का डिस्काउंट दिया, 19% घटा है। प्लस 30 माइनस 19 हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ए बी बटा 100, यानी 30 गुने 19 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 30 में से 19 घटेगा 11 होगा, 11 माइनस हो जाएगा 19 या 57 बटा 10, तो 57 में अगर 10 से भाग करेंगे तो 5.7 हो जाएगा। 11 में से 19 या 57 में अगर 10 से भाग करते, 10 से भाग करने के एक अंक दशमलव देना होता है, 5.7 हो गया। अब दोस्तों 11 में से 6 घटेगा 5 हो जाएगा, तो ज़्यादा घटा दिए, 0.3 ज़्यादा घटे 0.3 कर दीजिए, यानी 5 रुपया 30 पैसा जो है, सॉरी 5.3% कर सकते हैं, इसके मूल्य में क्या हो जाएगा, 5.3% इसके मूल्य में वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान जो हमारा पॉजिटिव आया है। अगर मान निगेटिव आता तो हम कहते हैं कि 5.3% इसको डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ गया, लेकिन क्या हुआ, 5.3% प्लस में आया है, इसलिए 5.3% वृद्धि होगा। लेकिन कब इसको यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बटा 100 को, जब कुछ वृद्धि हो और कुछ कमी हो, तब इसको यूज करेंगे। अगर सिर्फ बट्टा का रहे, समतुल बट्टा 2 को का 3 को का, तो ए प्लस बी माइनस ए बटा 100 से आप काम चला सकते हैं। लेकिन उसमें क्या सोचना है आपको, बट्टा को पॉजिटिव वैल्यू रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता है, यदि वह 7% छूट दे तो 15 रुपया कम लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। 5% छूट देता है, यदि वह 7% छूट देता तो 15 रुपया कम लाभ होता है। यानी छूट का अंतर कितना है दोस्तों, 7% माइनस 5%, यानी 2% अंतर है, और लाभ का अंतर 15 रुपया है। छूट का अंतर 2% है तो लाभ का अंतर 15 रुपया है दोस्तों, यानी 2% का अंतर जो है 15 रुपया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15/2। तो 100% कितना होगा बताइए, 1% हो गया 15/2, तो 100% हो जाएगा 15/2 गुने 100, 2 50 से 100, 15 5 75, 750 रुपया, यानी कि 750 रुपया अंकित मूल्य होगा। क्योंकि अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, उस पर कुछ छूट दिया जाता है, तो पहले 5% फिर 7%, तो छूट का अंतर कितना होगा, 2%, यानी 2% जो हुआ वही लाभ का अंतर होगा। क्योंकि 15 रुपया कम लाभ था पहले, जितना लाभ था उससे 15 रुपया कम लाभ था बाद में, तो छूट का अंतर बराबर लाभ का अंतर। ठीक है, तो 2% बराबर 15 रुपया, 1% बराबर 7.5 रुपया, तो 100% बराबर 750। ठीक है, यही हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देता है, यानी कि छूट देता है, 12% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। दोस्तों क्रय मूल्य हो गया, ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य हो गया, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देता है। मान लीजिए छपा मूल्य जो है मार्क प्राइस वो 100 रुपया है, 10% छोड़ दिया, यानी कि 100 रुपया में 10%, यानी 10 रुपया छोड़ देगा तो 90 रुपया में वो बेचता है। पुस्तक के क्रय मूल्य क्या होगा बताइए, तभी ना पता चलेगा क्रय मूल्य और छपा मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस के साथ 100 रखते हैं, और बटा में जितना परसेंट लाभ या हानि हो उसको नीचे रखते हैं। तो 12% लाभ है, तो 100 + 12 हो जाएगा,
12% लाभ होने पर 100% कोई चीज़ अपने आप में होता है, 12% लाभ हो गया, यानी 112 हो गया, तो बटा में 112 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा बताइए? 112 56 से 112, 56 दूना 112 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 दूना 100, ठीक है। 56 दूना 112, 50 दूना 100 हो जाएगा, ये 28 दूना 56 और 45 दूना 90, 14 दूना 28, 25 दूना 50, ठीक है। तो ये हो गया 45 गुने 25 बटा 14 हो गया, 45 गुने 25 बटा 14 हो गया। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, 45 गुने 25 बटा 14। अब दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य यानी कि छपा मूल्य, वस्तु के क्रय मूल्य तथा छपा मूल्य का अनुपात निकालना है। क्रय मूल्य पहले है, बाद में छपा मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात निकालना है। कॉस्ट प्राइस अनुपात मार्क प्राइस, ये आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस पता है 45 गुने 25 बटा 14 और मार्क प्राइस कितना है दोस्तों? 100 है। अब दोस्तों क्या करते हैं, दोनों में 14 से अगर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 45 गुने 25 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में अगर दोनों तरफ किसी संख्या से गुना या भाग करते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है। दोनों तरफ 14 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 100 गुने 14 हो जाएगा, ये हो गया 45 गुने 25, ठीक है। 14 से गुना करेंगे तो 14 से 14 खत्म हो जाएगा, ये वाला 100 गुने 14 हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसका हर खत्म हो गया। अब दोस्तों काटिए, 25 चौका 100, यानी दोस्तों 45 अनुपात 56 हो जाएगा। 45 अनुपात 56 हो जाएगा क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। 45 चौका चौका 56, 45 अनुपात 56 आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों, तो बट्टा संबंधित क्वेश्चन जो है लगभग खत्म हो गया है। चलिए अनटाइप देखते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने इनमें से कुछ चीनी 8% के लाभ पर और शेष चीनी 18% के लाभ पर बेच दिया। इससे क्या हुआ कि उसको कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। 18% के लाभ वाला पर उसने कितना चीनी बेचा? 18% के लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? ठीक है दोस्तों, तो आपको निकालना है। ये जो है दोस्तों मिश्रण वाला सूत्र पर आसानी से हो जाएगा। मिश्रण वाला सूत्र पे आसानी से हो जाएगा। एक तरफ सस्ता एक तरफ महंगा, बीच में औसत वाला, फिर उसका अनुपात निकालते थे। सस्ता महंगा, बीच में औसत वाला, फिर इधर घटाते थे D माइनस M माइनस C, ऐसे करके अनुपात निकलता था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले विक्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यापारी जो है 1000 किलोग्राम चीनी था, इसको रहने देते हैं। उसने इनमें से कुछ चीनी 8% के लाभ पर, यानी कुछ चीनी 8% के लाभ पर 108% पे बेच दिया। 8% का लाभ लिया, यानी कितना पर बेचा? 108% पे। सभी को विक्रय मूल्य लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों शेष को 18% के लाभ पर, यानी कि 118% पे बेच दिया। जब 18% के लाभ पर अगर बेचता कुछ चीनी को तो कितना? 118% में बेचता ना। इससे क्या हुआ कि कुल क्रय मूल्य पर उसको 14% का लाभ हुआ। तो कुल जो चीनी था 1000 किलो, पूरा पे जितना कितना लाभ हुआ उसको? 14%, यानी पूरा को कितना परसेंट में बेचा होगा? 114% में। अब दोस्तों घटाइए, 118 में से 114 घटेगा 4%, 108% में से 114% घट जाएगा। 114% में से 108 घटेगा ना, 108 में से 114 तो घट नहीं सकता है, तो 114 में से 108 घटेगा 6 हो जाएगा। यानी तो दोस्तों ये 4%, ये 6%, परसेंटेज हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोस्तों अनुपात क्या हुआ हमारा? 2:3, यानी जो चीनी कुल है ना उसमें 108% वाला जो चीनी है वो 2 अनुपात है, और जो 118% वाला वो 3 अनुपात है। यानी कि जिसमें 8% लाभ हुआ वो 2 अनुपात, जिसमें 18% लाभ हुआ उसका अनुपात 3 है। तो पूछ रहा है कि 18% वाला वो कितनी चीनी बेची थी? तो 2:3, यानी कि जो 1000 किलो चीनी है उसको 2:3 में बांट देंगे तो 2x + 3x, 5x जो है दोस्तों 1000 है, 1000, तो यानी कि 5×20 = 100, यानी 200। तो ये हो जाएगा दोस्तों 600 किलो और ये हो जाएगा 400, क्योंकि 200 x बराबर, तो ये 2x बराबर 2 दूनी 4, 400 और 3 दूना 6, 600। यानी 18% के लाभ वाला कितना चीनी होगा? 600 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक मेज को 400 रुपया की अपेक्षा 350 रुपया में बेचने पर हानि की प्रतिशतता 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों पहला बार भी हानि हो रहा है, दूसरा बार भी हानि हो रहा है। जब 350 रुपया में बेच रहा है उस समय भी हानि हो रहा है, जब 400 रुपया में बेच रहा है उस समय भी हानि हो रहा है। लेकिन जब 400 रुपया में बेचा और जब 350 रुपया में बेचा तो हानि का अंतर जो है 5% का वृद्धि हो गया। ठीक है,
तो हानि का अंतर क्या हुआ, दोनों बार हानि हो रहा है या फिर दोनों बार अगर लाभ हो तो ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी होता है। कैसे, तो हानि का अंतर या फिर लाभ का अंतर जो दिया हो, अगर दोनों बार हानि होना चाहिए, शर्त यही है, या फिर दोनों बार लाभ होना चाहिए, तो हानि का अंतर बराबर विक्रयमूल्य का अंतर कर देते हैं। ठीक है, तो हानि का अंतर यहाँ पे है, अगर लाभ रहता तो लाभ का अंतर बराबर विक्रयमूल्य का अंतर कर देते हैं। तो हानि का अंतर कितना है, पहला बार जितना हानि हुआ उससे 5% अधिक हुआ दूसरा बार हानि, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, तो 5% बराबर क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य का अंतर। तो पहला बार विक्रयमूल्य था 400 रुपया, दूसरा बार विक्रयमूल्य है 350 रुपया। ठीक है, तो 50 रुपया अंतर हो गया, यानी 5% बराबर हो गया 50 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो गया बताइए, 50/5 यानी 10 रुपया। 1% कितना होगा 10 रुपया, तो 100%, 100 × 10 यानी 1000 रुपया। यही दोस्तों इसका क्रयमूल्य होगा, क्योंकि कोई भी लाभ या हानि जो होता है किस पर निकलता है, क्रयमूल्य पर निकलता है। तो क्रयमूल्य 1000 रहा होगा तभी तो उस पर हानि निकला होगा, पहला बार जितना हानि निकला उससे 5% अधिक हो गया होगा दूसरा बार। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हानि का अंतर बराबर विक्रयमूल्य का अंतर कर देंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वस्तु को 625 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 रुपया में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, मतलब 625 रुपया में बेचता है तो जितना लाभ होता है उतना ही 435 रुपया में बेचने से हानि होता है, यानी कि लाभ जो है बराबर हानि हो रहा है। पहला शर्त में जितना लाभ हो रहा है उतना ही दूसरा शर्त में हानि हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और हानि क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। जब क्रयमूल्य अधिक होता है, जब अधिक पैसा में खरीद करके कम पैसा में बेचते हैं तो उसको हानि बोलते हैं, और जब कम पैसा में खरीद करके और अधिक पैसा में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं लाभ। यानी अधिक पैसा में खरीदा है, कम पैसा में बेच दिया, तो जितना अंतर होगा वही हो गया लाभ। ठीक है, और कम पैसा में खरीदा है और अधिक पैसा में खरीदा और कम पैसा में बेच दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा हुआ विक्रयमूल्य, तो उसको जब विक्रयमूल्य अधिक हो तो लाभ होता है, जब क्रयमूल्य अधिक हो तो हानि होता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर हानि होता है। तो पहला स्थिति में 625 रुपया में बेचा है, तो 625, क्रयमूल्य हमको पता नहीं है तो क्रयमूल्य x मान लेते हैं। तो 625 माइनस एक्स, 625 रुपया विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य और लाभ होता है। 625 में से x जाएगा, जितना लाभ होगा उतना ही क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य। तो दूसरा स्थिति में क्रयमूल्य तो हम माने x रुपया, ठीक है, क्रयमूल्य x रुपया, उसमें से कितना घट जाएगा, 435 घट जाएगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि वस्तु को 625 रुपया बेचने से उतना ही लाभ होगा जितना 435 में बेचने से हानि। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो 625 माइनस एक्स क्रयमूल्य मान लिया है, तो लाभ हो गया 625 माइनस एक्स। अब हानि जो है दूसरा स्थिति में 435 रुपया में बेच रहा है, तो हानि बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो एक्स माइनस 435, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब चलिए दोस्तों, ये जो है एक्स को वाला को उधर कर देते हैं दोनों को, और इसको इधर ले आता है। 435 जो है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 25 और 35, 35 45 20 60, 6 और 4 10, यानी 1060 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये एक्स है, इधर एक्स जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 1060 हो जाएगा दोस्तों। एक्स बराबर हो जाएगा 530 रुपया। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि जितना पहला स्थिति में लाभ होता है उतना ही दूसरा स्थिति में हानि होता है। तो क्या किए हैं, इसका लाभ इसके हानि के बराबर कर दिए हैं, बस आंसर आ गया हमारा 530 रुपया क्रयमूल्य। आइए प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे पढ़ा था, इससे पहले 3 नंबर क्वेश्चन उसी का बड़ा रूप है, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को 950 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 950 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से उससे 20% अधिक लाभ होता है। यानी 950 रुपया में जब बेचा तो जितना हानि हुआ होगा उस वस्तु को जब 1060 रुपया में बेचा उससे 20% अधिक लाभ हुआ। ठीक है, मान लीजिए अगर पहला बार 50 रुपया हानि हुआ होगा, ठीक है, मान लीजिए कि 950 रुपया में बेचा उसको 50 रुपया हानि हो गया, ठीक। तो जब फिर 1060 रुपया में बेचा तो जितना पहले हानि हुआ था उससे 20% अधिक लाभ हुआ। यानी 50 रुपया अगर पहला बार में हानि हुआ था तो इससे 20% अधिक लाभ हुआ। यानी कि अगला बार कितना लाभ होगा, 5 दूना इसका 20% कितना होगा, 10, क्योंकि 10% 5 होता है तो 20% 10, यानी अगला बार कितना लाभ हुआ होगा, 60 रुपया। ठीक है, ये नहीं कि ये 50 है तो इससे 20% अधिक कर दीजिएगा, ये परसेंटेज नहीं है। पहला बार सिर्फ हानि दिया हुआ है
और दूसरा बार दिया हुआ है 20% अधिक लाभ होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर पहला बार 50 रुपया हानि हुआ, फिर से समझ लीजिए 950 रुपया में बेचा, ठीक, और जब 950 रुपया में 50 रुपया हानि हो गया, ठीक, 50 रुपया हानि हो गया मान लेते हैं, तो दूसरा बार जब 260 रुपया में बेचा तो उससे 20% अधिक लाभ हुआ। यानी इससे ये 50 रुपया है, ये परसेंटेज नहीं है, ये 50 रुपया से 20% अधिक लाभ हुआ, यानी इसका 20% इसमें जुड़ जाएगा। तो 50 रुपया का 20%, 10% 5 रुपया, तो 20% 10 रुपया, यानी कि 60 रुपया लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी आप क्या समझे कि 950 रुपये में बेचने से जितना हानि होगा, हानि, और इधर लाभ लिख देते हैं, 950 रुपये में बेचने से जितना हानि होगा, ठीक है, फिर 260 रुपये में जब बेचेगा तब उससे 20% अधिक लाभ होगा। यानी ये लाभ जो है, जो पहला वाला हानि है उससे 20% अधिक के बराबर है। ये जो लाभ है वो पहले वाला जो हानि था उससे 20% अधिक के बराबर है, यानी 120/100 से इसमें गुना होगा। जैसे यहाँ पे 50 रुपया हानि हुआ था तो इसका 20% अधिक किए थे, तभी ना हमको 60 रुपया आते हैं। यानी लाभ जो है 60 रुपया इस हानि के 20% अधिक करने पर ही इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें 120/100 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमको पता नहीं है, क्रय मूल्य निकालना है तभी जाकर के कुछ होगा बात। तो क्रय मूल्य x मान लेते हैं, x माइनस पहला स्थिति में क्या है, विक्रय मूल्य 950। दूसरा स्थिति में विक्रय मूल्य 260 है, उसमें से क्रय मूल्य जो कि x माने हैं, ये 120% इसमें करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि पहला स्थिति में जो हानि है उससे 20% अधिक लाभ है दूसरा स्थिति में, यानी कि लाभ तभी बराबर होगा हानि का जब हानि 20% अधिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। ये काटिए, 20 25 100, 20 छक 120, यानी इसको 5 को उधर कर देते हैं। ठीक है, इस 5 को क्या करते हैं ना, बराबर में रहता है तो उधर चला जाता है, क्रॉस गुना हो जाता है। ठीक है ना, इसके बटा में अगर 1 होता है, इसके बटा में 1 होता है, क्रॉस गुना हो जाता है ना। चलिए दोस्तों, तो 6 से 6x हो गया, 6 से 950 कितना हो जाएगा, 6 0 0, 6 5 30, 6 9 54 3 57, 6 0 0, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 9 54 3 57, 5700 हो गया बराबर 5 से ये 1050, तो 5 0 0, 5 6 30, 5 दही 50 3 53, यानी 5300 हो गया माइनस 5x। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये 5x को इधर ले आते हैं, तो 6x 5x 11x बराबर हो जाएगा ये 5300, और उधर 5700 जाएगा माइनस वाला, तो उधर प्लस हो जाएगा, नहीं 11000 हो जाएगा। 5700 5300 11000, यानी दोस्तों 11x बराबर 11000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000। यानी दोस्तों हमारा क्रय मूल्य निकल गया 1000 रुपया। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1000 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, बताइए तो विक्रय मूल्य क्या है, इसका 20% जोड़ दीजिए, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्रय मूल्य का 20%, यानी 1000 का 20% कितना होता है, 10%, एक अंक समय देने को होता है, तो 100 रुपया, 10% होगा 1000 का, तो 20% कितना होगा 200 रुपया, यानी कि 1200 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी लाभ तथा हानि का एक क्लास और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।